हेलो दोस्त, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का करियर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी। फ्रेंड्स, हम लोग जनरल साइंस 67 बीपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कुछ टॉपिक को हम लोग ले रहे हैं। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे कल हम लोगों ने एक टॉपिक लिया था विटामिन्स को, और उसको हमने बताया था कि कैसे आप विटामिन को पढ़ेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे उसको आप सही तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं और उसमें आपको बताएंगे कि कैसे वहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। डिटेल में चीज़ों को पढ़ने और समझने के लिए हमारे YouTube चैनल पे कोर्स जल्दी लॉन्च होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑफलाइन कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है दिल्ली सेंटर पे करियर आईएएस में, वहाँ पे आकर के आप ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मोटा मोटा यहाँ पर हम लोग जो 67 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम है दिसंबर में टेंटेटिव, उसको ध्यान में रखते हुए टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम लोग बात कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने विटामिन पे थोड़ा बहुत चीज़ों को समझा था। आज हम लोग एक नए टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं और उस टॉपिक का नाम है हार्मोन्स। क्या नाम है बेटा? हार्मोन्स। आपने परीक्षा में पेपर में देखा होगा कि हार्मोन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हार्मोन से क्वेश्चंस हमेशा आए हैं, कोई भी परीक्षा हो हार्मोन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक है, ये हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या हैं, हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स किन ग्रंथियों से निकलते हैं, ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, किन ग्रंथियों से निकलते हैं, हार्मोन्स के कार्य क्या हैं, हार्मोन्स संरचना के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, और हार्मोन्स की कमी या अधिकता से होने वाले रोग, और लास्ट में हार्मोन्स की क्रियाविधि क्या होती है, हार्मोन्स कैसे कार्य करते हैं। ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स किन ग्रंथियों से निकलते हैं, हार्मोन्स के कार्य क्या होते हैं, हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि उनकी संरचना के आधार पे कितने प्रकार के होंगे, उनकी कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं, और हार्मोन कैसे काम करते हैं। ये चीज़ें हम लोग अगर इतना पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हार्मोन्स होते क्या हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पोषक तत्व। पोषक तत्व में आपने पढ़ा कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है और खनिज होता है। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी आती हैं पोषक तत्व में आ जाती हैं। दो चीज़ें आपको और समझनी होती हैं, एक होता है आपका एंजाइम और एक होता है आपका हार्मोन्स। ये दो चीज़ें पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। एंजाइम और हार्मोन्स जो है ये न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि इनमें कौन सा एक पोषक तत्व नहीं है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट न्यूट्रिएंट्स। इनमें से कौन सा एक पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन में एंजाइम दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट दे सकता है, वसा दे सकता है, प्रोटीन दे सकता है। तो इन दोनों में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि ये तो आपके हो गए पोषक तत्व। एंजाइम और हार्मोन्स में मेन डिफरेंस क्या है कि एंजाइम क्या है, एक जैव उत्प्रेरक है, एक बायो कैटालिस्ट होता है, जैव उत्प्रेरक होता है, बायो कैटालिस्ट होता है। आपको पता होगा
कि कैटालिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बिना उसमें भाग लिए उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। यानी कि कैटालिस्ट आर दोज कंपाउंड विच इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। एंजाइम इज द बायोकैटालिस्ट विच इंक्रीज बायोकेमिकल रिएक्शंस या रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। बिना उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन हुए, यानी कि बिना एंजाइम का उपयोग हुए, एंजाइम केवल क्या करेगा, जो रिएक्शंस हो रही हैं उनकी दर को बढ़ा देता है। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम एक बायोकैटालिस्ट होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं, उनकी दर को बढ़ा देते हैं। जो रिएक्शन को होने में 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगना होता है, उसको वो सेकंडों में या मिनटों में कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, यानी कि रिएक्शन की दर को बढ़ा देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, कैटालिस्ट और बायोकैटालिस्ट कहलाएंगे। और ये सभी जो होते हैं वो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर जगह पर कोई ना कोई एक्सेप्शन भी होता है। अपवाद हर जगह होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। जनरली बातें अगर आप करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात सही है। लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना होता है, वो आपसे पूछ सकता है। वो होता है आपका राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना होता है, ये आरएनए का बना होता है। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला जो प्रोटीन होता है वो राइबोजाइम कहलाता है। ये प्रोटीन का नहीं बना होता है। इसके अलावा जितने भी एंजाइम होंगे वो सब प्रोटीन के बने होंगे। अब बात आती है कि तो फिर हार्मोन्स क्या हैं। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, एंजाइम जैव उत्प्रेरक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। एंजाइम क्या है बेटा, एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब ये केमिकल मैसेंजर का मतलब क्या हो गया, तो ध्यान रखिएगा कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जो भी, बॉडी किससे बनी है, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना हुआ है, टिश्यू से। टिश्यू किससे बना हुआ है, सेल से। सेल किससे बने हुए हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, मिनरल, इन सब से मिलकर के बना हुआ है। तो एग्जैक्टली क्या है कि जब किसी बॉडी की ग्रोथ होती है तो उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सेल का जो मेन स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का बना होता है। तो बॉडी में कौन से ऑर्गन को बनना है, हर ऑर्गन के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन बननी चाहिए। जैसे लिवर को बनाने वाली प्रोटीन अलग होगी, क्योंकि लिवर के सेल अलग होते हैं। हार्ट को बनाने वाली जो सेल है, हार्ट को बनाने वाली जो सेल है वो अलग होगी, क्योंकि हार्ट के सेल क्या होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। किडनी के सेल अलग प्रकार के, जैसे नेफ्रॉन हो गया। हड्डियों की कोशिकाएं अलग प्रकार की होंगी, तंत्रिका कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होंगी। तो अलग अलग प्रकार की हमको प्रोटीन चाहिए होती है। तो एग्जैक्टली कौन सा ऑर्गन बनना है, कौन सा सेल बनना है, उसके लिए कौन सी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ये मैसेंजर जो है वो उस पर्टिकुलर डीएनए तक ले जाने का काम कौन करता है, वो हार्मोन करते हैं। अगर हार्मोन नहीं निकलेंगे तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। पहली चीज, अगर हार्मोन्स नहीं निकलेंगे तो ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन सेक्सुअल जो एबिलिटी होती है,
जननांगों में वृद्धि नहीं होगी, सेक्सुअल जो एक्टिविटी आती है वो नहीं होगी, प्रजनन क्षमता जो होती है वो नहीं बढ़ेगी, मेंटल एबिलिटी नहीं बढ़ेगी। अगर हार्मोन्स नहीं निकलेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको हंसी नहीं आएगी, आपको प्रेम नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको घृणा नहीं होगा किसी चीज़ से। ये सब चीज़ें जो है वो केमिकल से ही होती हैं और इन सभी को करने के लिए, शरीर को उत्तेजित करने के लिए भी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। शरीर को एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो एग्जैक्टली हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारे शरीर में जितना भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनके लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी हैं। अगर हार्मोन नहीं निकलेगा या हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अब बात आती है यहाँ पर, तो एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे कि हार्मोन क्या है तो आप क्या क्या बताओगे? पहली चीज हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक रासायनिक, हार्मोन क्या है? एक रासायनिक संदेशवाहक है। क्या है बेटा? रासायनिक संदेशवाहक है, यानी कि केमिकल मैसेंजर है। दूसरा काम क्या है? हार्मोन्स क्या हैं? तो हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी हैं। वृद्धि एवं विकास के लिए क्या हैं? उत्तरदायी हैं। वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मोटा मोटा आप ये सोच सकते हैं कि हार्मोन्स एक रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि जो हार्मोन है, एग्जैक्टली हार्मोन जो होता है वो अकेले काम नहीं करता है। हमारे शरीर का जो नर्वस सिस्टम है और जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है वो दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी क्या होती है, अच्छी तरीके से अपने को रेगुलेट कर पाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में दो सिस्टम होते हैं। एक होता है इंडोक्राइनोलॉजी और एक होता है आपका न्यूरोलॉजी, या इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूरोलॉजी कह सकते हैं। दो टर्म हो जाते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और न्यूरोलॉजी मतलब है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी कहते हैं। और इन दोनों को मिला करके हम एक साथ कह देते हैं न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी। ये एक बड़ा सेगमेंट बन के आता है कि हम तंत्रिका तंत्र को और अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र को एक साथ जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र के बारे में हम लोग इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हार्मोन्स निकलते कहाँ से हैं? हार्मोन्स निकलते कहाँ से हैं? तो ये अगला टॉपिक आपका जो है उसको आपको ध्यान में रखना है कि हार्मोन्स एग्जैक्टली कहाँ से निकलते हैं। हार्मोन्स एग्जैक्टली कहाँ से निकलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में 3 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं। हमारे शरीर मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्रंथि, एक होती है एक्सोक्राइन। एक कौन सी होती है?
एक कौन सी होती है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्रंथि होती है, इसको बाह्यस्रावी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी कहेंगे। और एक होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी। एंडोक्राइन, अंतःस्रावी, दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान रखिएगा। एक्सोक्राइन जो ग्रंथियां होती हैं, इनमें क्या होती है, जहां पर इन ग्रंथियों से एक नली निकलती है, एक डक्ट निकलती है, और जिस केमिकल का ये स्राव करते हैं वो केमिकल अपने टारगेट तक उसी नलिका के माध्यम से जाता है, उसी नलिका के माध्यम से जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक खेत है और खेत में मान लीजिए कई सारे खेत हैं और हर खेत में हमको पानी देना है, वाटरिंग करनी है, और यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगा है। तो अब मान लो यहाँ पर अगर ट्यूबवेल लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल से एक पाइप ले लेते हैं और उस पाइप से हम क्या करते हैं, हर खेत को पानी, तो ये स्रोत हो गया और ये उसका क्या हो गया, सिंक हो गया जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो ये टारगेट है। तो टारगेट से, स्रोत से टारगेट तक एक नली हम बना देते हैं, एक हम पाइप बना देते हैं, जिससे कि ये वहाँ तक अपने आप पहुँच जाए। जब ये खेत भर जाएगा तो हम इस पाइप को यहाँ डाल देंगे, ये खेत भर जाएगा तो ये पाइप हम यहाँ पे डाल देंगे। यानी कि ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें नलिका होती हैं, डक्ट होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एक्सोक्राइन ग्रंथि कहलाती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? एक्सोक्राइन। यानी कि ये नलिका युक्त होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये नलिका युक्त होती हैं, यानी कि डक्ट ग्लैंड होती हैं। ये आपको ध्यान है, इसमें नलिका होती हैं। कौन कौन सी होती है इसको अभी हम आप लोग समझते हैं। एंडोक्राइन का मतलब हो गया कि ऐसी ग्रंथियां जिनमें कोई भी डक्ट नहीं होगी, कोई नलिका नहीं होगी, जो भी चीज इस ग्रंथि में बनेगी वो अपने टारगेट तक कैसे पहुंचेगी, ये एक अलग समस्या है। उस समस्या का समाधान भी है और वो पहुंचता भी है, लेकिन कोई वहां पर नलिका इस टाइप की कोई ट्यूब नहीं होता है। तो होता क्या है फिर, कैसे पहुंचती है? जैसे समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकला और उसको जाना कहाँ पे है, किडनी में जाना है, या उसको मेल के टेस्टिस में जाना है, या फीमेल की ओवरी में जाना है। अब सबको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से और टेस्टिस या ओवरी तक कोई नली नहीं है, कोई पाइप नहीं है, फिर भी वो हार्मोन वहां तक पहुंचता है और अपना काम करता है। तो अगर वो पहुंच रहा है तो किसी ना किसी माध्यम से पहुंच रहा होगा, क्योंकि वो डक्ट उसमें नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो भी केमिकल सिक्रीट करती हैं या रिलीज करती हैं, उन सबको वो ब्लड में डाल देती हैं। और आपको पता है कि ब्लड जो है वो हर कोशिका तक पहुंचता है, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है। कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पे अभी डाल दें, इंजेक्शन हम कहाँ लगाते हैं, हम यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं या हिप पे लगाएंगे और वो पूरी बॉडी में चला जाता है। सर दर्द है, इंजेक्शन आप कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ पहुँच गया। कैसे पहुँच गया? ब्लड के द्वारा पहुँच गया। कोई नली तो है नहीं कि हम नली लगा दी हो वहाँ पर। तो ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें कोई भी नलिका नहीं होती है, कोई डक्ट नहीं होती है, ऐसी हीन ग्रंथियाँ कहते हैं, या इसको हम लोग डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं। डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं। इसमें कोई भी नलिका नहीं होगी, कोई भी डक्ट नहीं होगी। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट होंगी, दे आर कॉल्ड एक्सोक्राइन। दोज ग्लैंड हैव नो डक्ट, दीज आर या और डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन। ये चीज ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक ऐसी ग्लैंड जो डक्ट भी है और कुछ ऐसी चीज भी निकालता है जो ब्लड के थ्रू अपने टारगेट तक जाते हैं। तो शरीर में कुछ ऐसी भी ग्रंथियां होती हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि दोज ग्लैंड्स हैविंग बोथ प्रॉपर्टी,
exocrine property and endocrine property. These are called mixed gland. These are called mixed gland. Means those glands having both duct and ductless are called mixed gland. हिंदी में कहेंगे इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी हमारी बॉडी में मिक्स ग्लैंड है, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है और कौन सी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, कार्य पे आएंगे। देखिए यहां पर हम लोग यहां पे बात ये करेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, वायस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं बॉडी में। तो ध्यान रखिएगा, वायस्रावी ग्रंथियों में अगर हम ऊपर से शुरू करें तो हमारी जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, जहां से आंसू निकलते हैं, उसको कहा जाता है लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड जो होती हैं, यानी कि जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, ये एक्सोक्राइन है। इसमें नली होती है, डक्ट होती है, आंसू बनेंगे और वो नली के द्वारा बाहर निकल करके वो आते हैं। तो लैक्राइमल ग्लैंड जो हो गई ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और नीचे आएंगे, और जब नीचे आएंगे तो जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, लार ग्रंथियां जो होती हैं, वो भी कैसी होती हैं, वो एक्सोक्राइन होती हैं। और नीचे आएंगे तो फीमेल्स में जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, जो बच्चे को मिल्क फीड कराने वाली जो माताएं होती हैं, उनमें जो मिल्क फीडिंग होती है, तो मिल्क का निकलना एक्सोक्राइन ग्लैंड से मिल्क निकलता है। तो मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड जो आपकी होती है, यानी कि स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो एक्सोक्राइन होती हैं। और जो चेहरे पे जो आपका जो सीबम, यानी कि जो तैलीय पदार्थ जो निकलता है, ऑयली सब्सटेंस जो निकलता है, स्टेरॉयड हो गया, फैट हो गया, सॉल्ट हो गया, ये जो निकलते हैं, सीबम जो निकलता है, उसको सीबेसियस ग्लैंड कहा जाता है। सीबेसियस ग्लैंड जो होती हैं, यानी कि तैलीय ग्रंथियां जो होती हैं, तैलीय ग्रंथियां जो आपकी होती हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। तैलीय ग्रंथियां कैसी होंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है वो ये है, जो हमारी बॉडी में सेबेसियस ग्लैंड जो तैलीय ग्रंथियां होती हैं, उसके बाद अगर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर तो जैसे तो एक तो लैक्राइमल हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, मेमरी ग्लैंड हो गया और आपका सेबेसियस ग्लैंड हो गया। पसीना जो निकलता है, स्वेट ग्लैंड, पसीना जो निकलने वाली ग्रंथियां होती हैं वो भी डक्ट वाली होती, नलिका युक्त होती हैं, यानी कि स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, स्वेद ग्रंथियां जो होती हैं, जहां से पसीना निकलता है, ये भी कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ग्लैंड जो डक्ट वाली होंगी, जो सिक्रीट करेंगी, वो सब कैसी हो जाएंगी, एक्सोक्राइन। तो आंसू निकलने वाली ग्रंथियां एक्सोक्राइन, लार वाली ग्रंथियां एक्सोक्राइन, स्तन ग्रंथियां एक्सोक्राइन, तैलीय ग्रंथियां एक्सोक्राइन और स्वेद ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड लैक्राइमल ग्लैंड्स, दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इट हैज डक्ट, इनमें क्या होता है, नलिका होती है, यानी कि ये डक्ट होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से मेनली हार्मोन्स नहीं निकल रहे हैं। वैसे हार्मोन्स निकल भी सकते हैं और निकलते भी हैं, जैसे हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक से हार्मोन्स निकलते हैं, हमारा जो किडनी होती है उससे भी हार्मोन्स निकलते हैं, हमारा जो हार्ट होता है उससे भी हार्मोन्स निकलता है।
तो अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ये मेनली क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान देनी है वो है एंडोक्राइन, जो संबंधित किससे है, हार्मोन से संबंधित है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्टलेस होती हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो कैसी होती हैं, नलिका विहीन होती हैं, डक्टलेस होती हैं। अब इनमें कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, और एक ध्यान रखिएगा, जितने भी मेन हार्मोन्स हैं, यानी कि जो मेन क्या आप समझे हार्मोन्स, आपके एग्जाम के लेवल तक ये ध्यान रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं या सिक्रीट होते हैं, या तो आप क्या बताएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। तो हार्मोन्स कहाँ से निकलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहली होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि ये भी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद आप आएंगे, पीनियल के बाद आप आएंगे गले में, तो थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, इसको अवट्टू ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, अवट्टू। पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसको पराअवट्टू कहा जाता है, पराअवट्टू। इसके बाद थाइमस ग्लैंड, थाइमस हार्ट के पास पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के बीच में, थाइमस ग्लैंड। इसके बाद और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाया जाता है, इसको अधिवृक्क कहा जाता है, अधिवृक्क। तो ये जो मेजर ग्लैंड्स हैं ये क्या कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड्स, दीज आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे सिक्रीट ओनली हार्मोन्स, ये केवल और केवल हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड ये दोनों हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। थायराइड और पैराथायरॉयड ये हमारी ट्रैकिया यानी कि श्वास नली के ऊपर पाए जाते हैं। थाइमस हमारे हार्ट के पास में पाया जाता है, और एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारी दोनों किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये पाया जाता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पर समझना है। ये हो गई आपकी, ये प्योर एंडोक्राइन है, इनमें किसी में भी क्या होगा, डक्ट नहीं होती हैं। ये जो भी अपना मटेरियल सिक्रीट करेंगे वो सारा कहाँ डाल देंगे, ब्लड में डाल देंगे, और ब्लड क्या करेगा, उसको टारगेट तक लेकर के जाएगा, अपने लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। ये सारे क्या रिलीज करते हैं, ये सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये सारे क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। ऑल आर सिक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, और उन हार्मोन्स को कहाँ उड़ेल देंगे, ब्लड में उड़ेल देंगे, और ब्लड क्या करेगा, इन हार्मोन्स को अपने टारगेट तक पहुंचाएगा, अपने टारगेट तक लेकर के इनको जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, अपने टारगेट तक लेकर के इनको जाएगा। अगली चीज़ जो आपको याद रखनी है दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, यानी कि जिसमें डक्ट और डक्टलेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में जानी जाती हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में जानी जाती हैं।
मिक्स्ड ग्लैंड। तो ध्यान रखिएगा, शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसमें डक्ट भी होता है और डक्ट लेस भी होता है। यानी ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त और नलिका विहीन होती है, डक्टलेस और डक्ट होती है। यानी कि हार्मोन भी निकालेंगे और कुछ और निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तो देखा जाए तो पैंक्रियाज, अग्नाशय। पैंक्रियाज जो है, अग्नाशय जो आपका है, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है और ये सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है, सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड के बाद। इसको आपको ध्यान रखना है। पैंक्रियाज जो हो जाता है, अग्नाशय हो जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि पैंक्रियाज जुड़ा हुआ है किससे? इंसुलिन से। इंसुलिन जो हार्मोन निकलता है वो पैंक्रियाज की लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती हैं वहाँ से निकलता है। तो बीटा सेल में अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसमें इंसुलिन का बनना रुक जाता है या इंसुलिन का स्ट्रक्चर इर्रेगुलर हो जाता है। और इंसुलिन क्या करता है? हमारी कोशिकाओं में ब्लड ग्लूकोज को जाने को फैसिलिटेट करता है। तो अगर इंसुलिन नहीं होगा तो कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं जाएगा, कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी, अगर कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। और उधर ब्लड में ग्लूकोज की वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं पे चोट लग गई तो फिर घाव नहीं भरेगा, क्योंकि उसमें मीठे ब्लड में ग्लूकोज में क्या होगा कि बैक्टीरिया, वायरस बहुत जल्दी पनपते हैं और इंसान की डेथ भी हो सकती है, बहुत खतरनाक हो जाता है। ये सारा काम करने का काम कौन करता है? पैंक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन। लेकिन पैंक्रियाज से कुछ एंजाइम भी निकलते हैं जो क्या करते हैं? छोटी आंत के ड्यूडेनम में भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, जिसे पैंक्रियाटिक जूस जो होता है। बेसिक मीडियम में ये क्या करता है? एंजाइम सिक्रीट करता है। पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो भोजन को छोटी आंत में पचाने का प्रयास करते हैं या पचाते हैं। तो पैंक्रियाज के दो काम हो गए। एक तरफ क्या करता है? वो पाचक एंजाइम निकालता है, एक तरफ क्या करता है? पाचक एंजाइम का स्रावण करता है, और एक तरफ क्या करता है? वो हार्मोन्स को निकालने का काम करता है। अब हार्मोन्स को निकालेगा क्या? कौन से हार्मोन को निकालेगा? कहाँ से निकालेगा? ये आगे की कहानी है। पाचक एंजाइम कौन सा निकलेगा, क्या करेगा वो, ये अलग कहानी है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट मिक्स ग्लैंड है वो ध्यान रखिएगा, वो आपका होता है टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब होता है वृषण। ये पुरुषों का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, प्राथमिक जो है वो लैंगिक अंग होता है। इसमें भी दो प्रॉपर्टी होती हैं, दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक जो होता है वो स्पर्म का निर्माण करता है, शुक्राणु बनाता है, और एक जो होता है वो मेल हार्मोन बनाता है। एक क्या करता है? मेल हार्मोन बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो काम इसके हो गए। एक ही ऑर्गन स्पर्म किससे जाएगा? तो डक्ट के द्वारा जाएगा, तो डक्ट वाली प्रॉपर्टी हो गई। हार्मोन्स के लिए डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये ब्लड में जाएगा, तो ये एंडोक्राइन, ये एक्सोक्राइन, दोनों प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही महिलाओं में क्या होता है? ओवरी होती है। ओवरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय जो होता है इसके दो काम होंगे। एक तो ओवम बनेगा, अंडे बनाएगा, एक को मैच्योर करेगा, और एक क्या करेगा? फीमेल हार्मोन बनाएगा। फीमेल हार्मोन बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा। तो ये तीन जो आपको याद रखना है, पैंक्रियाज हो गया, टेस्टिस हो गया और ओवरी हो गया। ये तीनों आपकी कैसी होती हैं? मिक्स ग्लैंड के अंतर्गत आती हैं, जिनमें डक्ट और डक्टलेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। डक्ट और डक्टलेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है
कि हार्मोन्स जो होते हैं अगर एक डायग्राम के थ्रू अगर आपसे बताया जाए तो थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जा सकती हैं। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ब्रेन में 2 ग्रंथियाँ हैं, पिट्यूटरी और पीनियल। थायराइड और इसके पीछे साइड में पैराथायराइड। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे, अभी तो समझाने के लिए बता रहे हैं। हार्ट के पास क्या होगा, यहाँ पर थाइमस होगा। आपका जो स्टमक होता है, स्टमक से यहाँ पर जो डुडेनम होता है, यहीं पर ही आपका पैंक्रियास पाया जाता है, अग्नाशय, इम्यूस ग्लैंड हो जाती है। और जो आपकी ये आपका जो किडनी होती है, ब्रिक, किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है दोनों पर। इसको कहते हैं एड्रीनल कहा जाता है, एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। और महिलाओं में जो ओवरी होती है, महिलाओं में ओवरी और पुरुषों में जो टेस्टिस होता है, वो अलग अलग प्रकार का क्या हो जाता है, आपका ग्लैंड्स हो जाती हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें यहाँ से ये सिक्रीट होती हैं। इनको आपको समझने का प्रयास करना है। तो जनरली ये चीज़ें जो हैं आपको हार्मोन्स के बारे में समझ में आना चाहिए। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से कार्य की बात आएगी कि हार्मोन्स कार्य क्या करते हैं। तो अलग अलग हार्मोन्स की क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। अलग अलग हार्मोन्स की क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। तो हमको ये देखना होगा कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का कार्य क्या है। ये 3 चीज़ों को आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप यहाँ पे क्रम डाल लेंगे, क्रम में तो पहला, दूसरा, ऐसे करके तीसरा चला जाएगा। तो पहली ग्रंथि कौन सी है, उस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा और वो हार्मोन क्या कार्य करेगा, ये देख सकते हैं। कमी और अधिकता से होने वाले रोग की चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि एक यहाँ बता तो देंगे आपको हम कि रोग कौन से होंगे यहाँ पर, लेकिन डिटेल में हम लोग अलग से पढ़ेंगे जिससे कि चीज़ें समझ में आपको आसानी से आ सकें। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि अलग अलग ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स अलग अलग होंगे और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका वजन बमुश्किल 0.5 ग्राम के आसपास होता है। ब्रेन में जो हमारा जो ब्रेन बॉक्स होता है, उसमें एक हड्डी होती है स्फेनॉइड बोन। हमारे स्कल में, खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। उन 8 हड्डियों में एक हड्डी होती है स्फेनॉइड बोन। वो स्फेनॉइड बोन में एक कैविटी होती है, गुहा होती है, जिसको सेला टर्सिका कहा जाता है। उसी सेला टर्सिका में क्या है, हमारा जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वहाँ पर सुरक्षित रहता है। हम लोगों में पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 पालियाँ होती हैं। एक होता है आपका एंटीरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडेनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पहले जमाने में या पहले के जो एनिमल्स मैमल्स हुआ करते थे, उनमें 3 पार्ट थे। एक इंटरमीडिएट पार्ट भी हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, इंटरमीडिएट पार्ट जो हो गया वो एंटीरियर लोब में जुड़ गया। पहले जो आपका इंटरमीडिएट पार्ट होता था, वहाँ से हमारी बॉडी
को कलर देने वाला जो पिगमेंट है मेलानिन, उसको बनाने वाला जो हार्मोन्स था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो वहाँ से निकलता था। धीरे धीरे वो काम अब एंटीरियर लोब से होने लगा है, यानी कि अग्रपाली से होने लगा है, और धीरे धीरे जो आपका इंटरमीडिएट लोब्स था वो अब धीरे धीरे गायब हो गया है। या कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट ही अब जो है वो एंटीरियर लोब का हिस्सा हो गया है। तो एंटीरियर लोब से मुख्य रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से मुख्य रूप से 7 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से 7 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 टाइप्स के हार्मोन्स निकलते हैं, 7 टाइप्स के हार्मोन निकलते हैं, 7 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। यानी कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कह देते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड क्या करती है, बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको नियंत्रित करती है। यानी कि इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा वो बाकी ग्लैंड तक जाएगा और उनको ट्रिगर करेगा कि भाई आप लोग अपना काम शुरू करो। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन नहीं निकलेगा तो बाकी की एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम नहीं करेंगी। ध्यान रखिएगा। तो मास्टर कौन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। नियंत्रित कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड नियंत्रित करती है। तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन क्या ऐसी भी कोई ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी नियंत्रित करती हो? तो हाँ है, वो है आपका हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को नियंत्रित करती हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड खुद से ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो भी हार्मोन सिक्रीट करता है। उसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं वो क्या करता है, वो जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन निकालने के लिए या तो उत्तेजित करेगा, या अगर हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं है तो उसको सप्रेस कर देगा। इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। इसकी जो चर्चा है, आगे की चर्चा हम लोग इसको फिर अगले क्लास में करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो को या सेशन को आप आराम से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि ऐसे सेशन को और काफ़ी लोग देख पाएँ और बेनिफिट ले पाएँ। तो कैरियर आइज की तरफ से एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।